थकान मन को होती है, शरीर कभी थकता नहीं है। अगर काम को बोझ समझ कर किया जाए तो मन थक जाता है, और अगर काम को मन लगा कर किया जाए तो करने का उत्साह और उमंग कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अतिरिक्त ऊर्जा और क्षमता उत्पन्न करता है। इसीलिए तो कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सारा खेल मन का है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद कुकी। ये तीज वाले दिन की सुबह है। सुबह उठते ही मैंने साफ़ सफाई की, फिर शार लिया और अब मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज गणेश चतुर्थी भी है, इसलिए दक्ष और रवि दोनों लोगों की छुट्टी है। रवि ने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लिए थे और दक्ष ने सीरियल खा लिया। तो ब्रेकफास्ट तो आज बनाना नहीं था, अभी मैं सीधा लंच बना रही हूँ। लंच भी एकदम सिंपल है, दाल, राइस और लौकी का रायता। लहसुन प्याज यूज़ नहीं करना था और लौकी का रायता सबको पसंद भी है, तो मैं वही बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर या फिर ग्रेट भी कर सकते हैं। सरसों के तेल में जीरे और हरी मिर्च का तड़का देकर छौंक देना है। फिर नमक डालकर एक सीटी दे देनी है। प्रेशर रिलीज़ होने के बाद उसमें दही, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। चाहे तो थोड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। व्रत वाले दिन मैं सिर्फ तामसिक भोजन बनाने से परहेज नहीं करती, बल्कि तामसिक आचरण, व्यवहार व विचारों से भी परहेज करती हूँ। इन जनरल भी मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन व्रत वाले दिन मैं कॉन्शियस एफर्ट करती हूँ इन चीज़ों के लिए, और ये मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। घर परिवार से वैसे ही दूर हूँ नौकरी की वजह से। फ्रेंड्स भी खास है नहीं और नेबरहुड में भी लिमिटेड इंटरेक्शन ही है। तो वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी पीस में हूँ। आप लोगों को सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरी लाइफ ही कुछ ऐसी रही है कि अकेले रहना शुरू में तो मजबूरी थी जब मेरी नई शादी हुई थी, पर धीरे धीरे ये आदत बन गई थी और अब मुझे अकेले रहना ही काफ़ी अच्छा लगता है। खाना बनाकर मैं ये बॉक्स अरेंज करने आ गई। इसमें थर्माकोल का एक सेक्शन बॉक्स रख दिया था, जिससे चीज़ों को डिवाइड करके रखना इजी होता है, पर अभी 2-3 साल हो चुके हैं तो ये अब ख़राब हो गया है। वही चेंज करके रीअरेंज करूँगी। इस बॉक्स में घर से बाहर निकलते वक्त रवि को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब रहती हैं। वो बात और है कि धीरे धीरे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती हैं, इसलिए भी समय समय पर सॉर्ट आउट करना और क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये करने के बाद मैं भगवान जी वाली अलमारी भी अरेंज करूँगी। पूजा की कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी, जिसे मैंने ऐसे ही पूजा वाली अलमारी में रख दिया था। आज उन्हें भी अरेंज करना है। आज तीज का दिन है तो कुछ बातें इस बारे में भी कर लेते हैं। मान्यता है कि ये व्रत शादीशुदा महिलाएं करती हैं अपने सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए, और अनमैरिड लड़कियां करती हैं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए। तो अगर आप शादी करने वाली हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, शायद कुछ चीज़ें आपके काम आ जाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे शास्त्रों में विवाह के जो 7 वचन बताए गए हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए, और अगर आपको अपना प्रिंस चार्मिंग मिल चुका है तो आपस में डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि उन 7 वचनों को समझना और निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन वचनों में ही छुपा हुआ है एक सक्सेसफुल मैरिज का फॉर्मूला काफ़ी हद तक। दूसरा, खुद को मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए। पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखो और कोशिश करो कि उसमें मास्टरी हासिल करो। लड़कियों, अगर इस उम्मीद में हो कि एक दिन कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और आपको जीवन भर खुश रखेगा, तो इस सपने से बाहर आ जाओ और किसी से बिना कोई उम्मीद किए मेहनत करो, और जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट रहोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंट रहोगी तो इनसिक्योर नहीं फील करोगी। लड़की हो तो हो सकता है कि कुछ रुकावटें आएँ। ऐसे सिचुएशन में 2 रास्ते हैं। हिम्मत है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी काबिलियत सिद्ध करो, नहीं तो एडजस्ट कर लो, उसमें फिर भी इज्जत बनी रहेगी। मुश्किल तब आती है जब काबिलियत भी ना हो और एडजस्टमेंट भी करने में दिक्कत होती है। ऐसे सिचुएशन में तुम समय के साथ साथ प्यार और रिस्पेक्ट दोनों लूज़ करोगी। जितना ज़्यादा खुद में मजबूत रहोगी और जितनी कम अपेक्षाओं के साथ रिश्ता बनाओगी, उतनी ज़्यादा खुश रहोगी। और ये कोई किताबी बात नहीं है, मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है। ये पॉइंट्स बहुत ही रेलेवेंट हैं। लेट मी एक्सप्लेन। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज,
ज़ाहिर सी बात है कि सब कुछ देखने समझने के बाद ही हम शादी का फ़ैसला करते हैं। लेकिन शादी के बाद जब हम 24/7 एक साथ रहना शुरू करते हैं, चैलेंजेस तब आते हैं। मान लो कि आप जॉइंट फैमिली में नहीं हो, तब भी आना-जाना और फ़ोन पे बातचीत तो होती ही रहती है। तो बातचीत के या मिलने-जुलने के दौरान बहुत सी ऐसी अनप्लेज़ेंट बातें या चीज़ें होती हैं जो हमें बैडली अफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँगी और ख़ुद को उन बातों के बुरे असर से बचा पाएँगी। क्योंकि अगर आप पे इन बातों का असर होने लगा तो देर-सवेर आपके रिश्ते पर भी इन बातों का असर आएगा। ज़्यादातर छोटी-छोटी बातें ही होती हैं पर बहुत पिंचिंग होती हैं। फ़िज़िकली भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आप घर में हैं तो घर के काम से जी चुराने के बजाय खुशी-खुशी करें और ये सोचें कि ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर रही हैं मदरहुड के लिए, क्योंकि शादी की है आपने तो ज़ाहिर-सी बात है देर-सवेर बच्चे भी होंगे ही। और एक मदर का ऑन द टोज़ रहना बच्चे की परवरिश में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और उससे भी पहले फ़िज़िकली एक्टिव रह के आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रही हैं, बल्कि खुद की बॉडी के साथ भी जस्टिस कर रही हैं। अब बात आती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की। देखिए, शादी के बाद आप जॉब करती हैं या नहीं करती हैं वो अलग बात है, लेकिन शादी से पहले आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपको पैसे की अहमियत रहेगी और दूसरा फ़ायदा ये कि अगर आपने जॉब की है तो आपको इस बात की बेहतर समझ रहेगी कि अगर घर में रहकर घर सँभालना मुश्किल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है घर परिवार वालों के साथ तालमेल बिठाना, तो बाहर जाकर कमाना और ऑफ़िस में बॉस और सबॉर्डिनेट के साथ तालमेल बिठाना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपने जॉब की हुई है तो आपके ससुराल में अगर दूसरी कोई वर्किंग लेडी है तो उनके सामने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और इस बात का कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि सिचुएशन आई तो आप कभी भी कमा सकती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगी तो आप में ईर्ष्या की भावना रहेगी, आप हमेशा इनसिक्योर फ़ील करेंगी और उस इनसिक्योरिटी के चलते आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि आप अपनी मैरिड लाइफ़ को किस हद तक डैमेज कर सकती हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखिए और दूसरी वर्किंग लेडीज़ के साथ खुद को कंपेयर मत करिए। अगर आप में वास्तव में योग्यता है तो आपके घर चलाने के ढंग को देखकर और आपके बच्चों की परवरिश देखकर भी लोग आपकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा ही लेंगे। देखिए, परिवार में सबको खुश नहीं रखा जा सकता और उसके लिए बहुत ज़्यादा जान भी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कोशिश करिए कि पति के साथ तालमेल बिठाकर चलें। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उनमें से अगर 40% भी फुलफ़िल हो रही हैं तो समझिए आप एक अच्छे रिश्ते में हैं और समझदारी से चलें तो समय के साथ 40-50 परसेंट को 70-80% में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सास-ससुर की रिस्पेक्ट करें और अगर वो टॉक्सिक हैं, आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं आ पा रही है तो भी हस्बैंड से उनकी बुराई ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी बात ना रखें, आप अपनी बात रखिए पर बुराई मत करिए। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपने 3-4 साल कर लीं तो कुछ हो ना हो आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता समय के साथ मजबूत होता जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को बुरा बताएँ। अगर हम अच्छे हैं तो हम समय के साथ अच्छे ही दिखेंगे। अगर वो लगातार आपको रिश्तों को निभाने की कोशिश करते देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में है और फिर जिस दिन आपका सब्र का बाँध टूटेगा वो आपके साथ ही खड़े होंगे। काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी पायल लेने। सोचा था मेहंदी भी लगवाऊंगी लेकिन नहीं हो पाया। वैसे भी पति के आयु और घर की शांति बढ़ती है रोज़मर्रा की लाइफ में आपके एडजस्टमेंट से और बात व्यवहार से। वो अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो 16 श्रृंगार में अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं भोग के लिए सेवई बना रही हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी और फिर हम सब मिलके हवन करेंगे। तो विदा लेती हूँ आप लोगों से।